हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो जो आज आप लोग के स्कूल में मंथली एग्जाम हुआ है, अक्टूबर मंथ का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है, उस पेपर के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, आज जो आप लोग एग्जाम हुआ है, उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत बेहतर गया होगा। यदि आप सभी ऑप्टिक्स का जो पार्ट 1, पार्ट 2 और वेब ऑप्टिक्स का एक जो वन शॉट वीडियो बना था VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आज ये समझ लिए होंगे वो वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ओके, तो चलिए आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। लोग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस से, सी समतल दर्पण से, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमने लेंस का बात किया है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में किस लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तो हम जानते हैं उत्तल लेंस से बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर दो। अवतल लेंस में क्या होता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है? हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरणों के मुड़ने को कहा जाता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है और प्रकाश की किरण मुड़ जाता है तो मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी, तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य। अब जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अब देखिए, प्रकाश जो प्रवेश कर रहा है कांच में, परंतु कहाँ से रही तो नहीं बोला गया है। तो हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, सघन से विरल में आता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तो यहाँ पर बोला है कांच में आ रहा है, परंतु कहाँ से आ रहा है ये नहीं दिया गया। यदि बोलता है कि हीरा से कांच में आ रहा है तो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। मान लेते हैं हवा से कांच में आता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घट जाता है। परंतु यहाँ पर नहीं बोला गया कहाँ से आ रहा है, इसलिए सही आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आंकड़े पूर्ण नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? चलिए, जल, इसको अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ1 और कांच का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ2। तो हमें किसका निकालना है? जल यानी μ1 का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष? कांच का सापेक्ष। जल का कांच के सापेक्ष निकालना है, μ12 निकालना है। तो μ12 का फॉर्मूला क्या होगा? μ1 बटा μ2। μ1 का मान कितना दिया है इसमें? तो μ1 का मान दिया है 4/3 और μ2 का मान कितना दिया है? 3/2। तो 3/2 तो कितना हो जाएगा? ऊपर है तो 8 और 3 3 का 9 यानी 8/9। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी। अगला क्वेश्चन दिया, एक लेंस म्यू बराबर इतना, यानी एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5 दिया है। हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम उस लेंस को रख दिया जाए तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ओके, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि मान लीजिए कोई लेंस है, जब इस लेंस को अन्य माध्यम में रखे, अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? यदि इससे बड़ा होगा इस लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। अन्य माध्यम का अपवर्तनांक इसके बराबर होगा तो लेंस कैसा काम करेगा? एक कांच का आयताकार स्लेब की तरह काम करेगा। यदि अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या इससे कम है तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा? ये डेढ़ अपवर्तनांक था तो डेढ़ अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालते हैं तो बोला लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तब इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक कांच के आयताकार स्लेब की तरह काम करेगा तो किरणों को नहीं अभिसरित पर नहीं अपसरित करेगा, यानी एक समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका वजह से फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, नहीं तो आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप लोग पढ़े होंगे, लेंस का फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। ओके, अब बताइए, जहाँ म्यू क्या होता है? म्यू होता है लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में लेंस को रखा गया है। ठीक है, तो लेंस का अपवर्तनांक निकालना है तो मान लीजिए लेंस को मान लेते हैं 2 और जिस माध्यम में उसको मान लेते हैं 1, जिस माध्यम में उसको क्या मान लेते हैं? 1, यानी लेंस का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसका लिखिए μ2 बटे μ1 - 1 और यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे उतार लेंगे जीटी से। अब μ2 का मान भी दिया 1.5 और μ1 का मान भी दिया 1.5, अब -1 जैसा है वैसा उतार लेंगे। अब 1/1.5 कैंसिल, तो 1 - 1 0 और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा? 0। तो 1/f का मान आएगा 0, तो f का मान क्या आएगा? 1/0, 1/0 यानी क्या होगा? इनफिनिटी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टी कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ओके, चलिए ध्यान देंगे। तो बोला एक लेंस की दोनों सतह, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2। सवाल में क्या दिया? दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान है। इसका मान क्या दिया है? r क्या दिया है? r, यानी इस क्वेश्चन में क्या है?
R1 का मान दिया है R, R2 का मान दिया है R। अब चिन्ह परिपाटी यूज करें, R1 किधर है, इस सतह का बात कर रहे हैं, इस सतह का इधर वक्रता त्रिज्या जाएगा, इधर दूरी हम प्लस में लेते हैं, और R2 का मान इधर है, इसी दूरी क्या लेंगे माइनस में, R2 का मान क्या आएगा माइनस R, क्या आएगा माइनस R, ठीक है। अब बोलेगा इसमें अपवर्तनांक 1.5 दिया है, तो म्यू का मान दिया है 1.5, तो क्या बोला गया है इस लेंस की फोकस दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो म्यू का मान कितना है 1.5 माइनस 1/r1, r1 का मान कितना दिया है r माइनस 1/r2, r2 का मान कितना दिया है माइनस r, तो माइनस r, ये कितना गया, ये कितना जाएगा 0.5, ये कितना गया 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, तो 0.5 को ले सकते हैं 5/10, इसका एलसीएम कितना, ये दोनों सेम है तो इसलिए लिख सकते हैं 2/r, तो 2/r ये कितना गया, ये 5 में 10 2 से 2 कैंसिल, तो कितना गया 1/r, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1/f का मान आ चुका है 1/r, तो यहाँ से f का मान कितना आएगा r, तो f का मान आएगा r, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस पता है क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा गया था एक लेंस, क्या लिख गया था एक लेंस, इसमें अवतल उत्तल का बात नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम चूंकि उत्तल लेंस लेकर बनाए थे इसलिए प्लस में आता, यदि हम अवतल लेंस लेकर बनाते तो क्या था माइनस में आता, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस आर होगा। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तनांक क्या है 1.5 है, अगर इस लेंस को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, देखिए लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, जिस माध्यम में इसे डाल रहे हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक कम ही ज्यादा है, कम है, यानी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो लेंस जिस नेचर का था उस नेचर का रहेगा, तो लेंस क्या था उत्तल लेंस का था, अभी भी रहेगा उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस मैंने क्या होता है अभी सारी लेंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 पर। ओके अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, देखिए एफ का मान दिया 20 सेंटीमीटर, कौन लेंस से उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस में होता है, तो प्लस में रख देते हैं, निकालना है पावर, अब देखिए पावर निकालना है तो पावर डायप्टर में चाहिए, इसलिए फोकस दूरी किस में चाहिए मीटर में, इसको मीटर में चेंज करना है, कितना गया 20/100 यानी कितना गया 1/5 मीटर, कितना गया 1/5 मीटर, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, 1/f, f का मान कितना है 1/5, ये कितना आ जाएगा 5 डायप्टर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 करेंगे, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो उनके संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, ध्यान देंगे, अब समान फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, संयोग की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या पढ़े चलो, तो एफ को वैल्यू का फॉर्मूला पढ़े चलो f1 इंटू f2 बटा f1 प्लस f2, तब इसको निकाल भी सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, f1 का वैल्यू कितना दिया है f, f2 का भी मान दिया है f, यहाँ भी क्या आएगा f और यहाँ भी आएगा, ये f इंटू f क्या होगा f स्क्वायर, और f और f क्या होगा 2f, f से स्क्वायर कैंसिल कितना गया f/2 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की अधिकतम दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की अधिकतम दूरी, ऑप्शन नंबर दिया नेत्रिका और अभिदृश्य के फोकस दूरी के योग से अधिक, ऑप्शन बी नेत्रिका अभिदृश्य फोकस दूरी के योग के बराबर, सी दिया नेत्रिका अभिदृश्य फोकस दूरी से कम, डी दिया केवल नेत्रिका फोकस दूरी से अधिक। ध्यान देंगे, तो जब हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे तो उसमें इसमें क्या बोला अधिकतम, यानी अधिकतम कितना दूरी हो सकता है, तो हम लोग जो जनरल केस लेकर बनाए चलो ना उसमें क्या था, इसका फोकस था इधर क्या था नेत्रिका फोकस था, दोनों बीच कुछ दूरी था, क्या था दूरी था, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नेत्रिका और अभिदृश्य की फोकस दूरी के योग से अधिक। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बोल देते हैं, यानी जान लीजिए इसमें जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना इसमें लगभग 90% से अधिक क्वेश्चन ऐसा है जो सेम टू सेम आप लोग देख चुके होंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं यहाँ पर सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, तो क्या होता है ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी और आईपीस का फोकस दूरी दोनों के योगफल के बराबर थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है, ईथर कण, वायु कण, धूल कण, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ईथर कण, क्या होगा ईथर कण होगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती,
ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ध्रुवण, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो समान कला संपन्न वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है, उत्पन्न तरंग होता है, ध्यान देंगे। दो कला संबद्ध स्रोत वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है लगभग एक समान तरंग दैर्ध्य के, एक समान वेग के, एक समान तरंगाग्र के, निश्चित कालांतर का। ऑप्शन नंबर डी होगा निश्चित कालांतर का। क्या होगा निश्चित। पढ़े थे दो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, जिनका कालांतर क्या होता है निश्चित होता है। कालांतर क्या होता है निश्चित होता है। उनसे निकलने वाले तरंग का कालांतर क्या होता है निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन दिया, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होता है। तो विनाशी व्यतिकरण का पथांतर यदि आपको याद है तो अच्छी बात नहीं है तो आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं पथांतर। तो पथांतर को डेल्टा पी मान लेते हैं। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है तो होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कालांतर। कालांतर यानी क्या होता है फाई। ओके, अब लैम्डा बाई 2 पाई, अब यदि फाई किसके लिए फाई चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई क्या होता है तो फाई जो होता है ना पाई का विषम गुणज होता है। पाई क्या होता है विषम गुणज। तो विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है 2n + 1 या 2n - 1। किसका विषम गुणज पाई का। तो पाई का विषम गुणज इसको सिंपलीफाई करते हैं तो पाई पाई कैंसिल, ये कितना गया लैम्डा बाई 2 इंटू 2n + 1। ये किस ऑप्शन में दिया है लैम्डा बाई 2 इंटू 2n + 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया था। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ने दिया एक मोमबत्ती, बी दिया है विद्युत बल्ब, सी दिया है मरकरी ट्यूब, डी दिया है लेजर। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे लेजर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में। ओके, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। जो वेव ऑप्टिक्स का वीडियो बनाया है तो उसमें मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन है लगभग सभी क्वेश्चन क्या है उस वीडियो में। ओके, चलिए तो यदि इसका आप डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते हैं उस वीडियो में जाकर देखें, पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात 9:4। इसमें दिया गया है I1 बटा I2 बराबर लिखा गया है 9/4। इसमें यदि I1 का मान 9 तो I2 का मान क्या होगा 4। हम बोल रहे हैं यदि यदि इसका मान 18 तो इसका मान क्या होगा 8 हो जाएगा। इसका मान 27 तो इसका मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होता है। अधिकतम तीव्रता यानी I मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए हमें क्या निकालना है I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात निकालना है। चलिए तो I मिनिमम बटा है तो बटा, इसका फॉर्मूला क्या गया I मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। जब ये सवाल डिस्कस किया गया था वेव ऑप्टिक्स वाला वीवी ऑब्जेक्टिव की वीडियो में उसमें बताया गया था फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप वो देख सकते हैं। देखिए ध्यान से करिए √I1 तो √I1 का मान कितना दिया है 9 तो 9 लिख देंगे प्लस I2 का मान दिया है 4 तो 4 लिख देंगे बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर √9 - √4। इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर आप एक बार स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, ये कितना गया यहाँ पर तो यहाँ पर गया √9 का मान 3, √4 का मान कितना गया 2 बटा में √9 का मान 3 और -2 पूरा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर 3 2 5 बटा 3 में से 2 गया 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बटा में मान सकते हैं 1 यानी कितना 25:1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा ए तो 80 कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई। अब फ्रिंज की चौड़ाई की बात किया तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बटा डी। अब यहाँ क्या बोला गया है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, तो जो कैपिटल डी है क्या होता है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी होता है। और जब इस डी को बढ़ाएंगे तो ये बीटा भी क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर। अगला क्वेश्चन दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु क्या होगा। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या दिया है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कितना क्षमता का चश्मा लगाता है -2 डायोप्टर, यानी पी का मान इसमें दिया है -2 डायोप्टर। ओके, तो क्या बोला गया है उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु क्या होगा। अच्छा बताइए मान लीजिए कोई एक इंसान है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका मतलब क्या हुआ तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है निकट की वस्तु दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो यदि एक इंसान के आंख में बीमारी नहीं होता तो क्या होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को आसानी से देख पाता है। यानी इस इंसान के लिए निकट बिंदु कितना पर होता है 25 सेंटीमीटर पर और दूर बिंदु कितना पर होता है अनंत पर होता है। क्या होता है अनंत पर होता है। अब ये निकट दृष्टि दोष से मान लीजिए पीड़ित हो गया तो क्या होगा इसका जो दूर बिंदु अनंत है अनंत तक दिखाई नहीं देगा,
यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें गड़बड़ी है, यानी इसको आप कहीं इधर दिखाई दे। तो मान लेते हैं इसका दूर बिंदु यहाँ पा चुका है, कहाँ पा चुका है, यहाँ पर। कितना दूरी पर, मान लेते हैं x दूरी पा चुका है। इसका दूर बिंदु कहाँ पा चुका है, x दूरी पा चुका है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ का ये वस्तु देख लेगा बट इसके आगे की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो चश्मा लगाने के बाद क्या होता है, चश्मा लगाने के बाद क्या होता है, मान लीजिए यहाँ की वस्तु को देखना है ना, अभी चश्मा लगाएगा ना तो चश्मा इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बना देगा और ये वस्तु इसे आसानी से दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवाल में क्या दिया गया है, इसका दूर बिंदु क्या होगा, दूर बिंदु मैंने क्या होगा, यह जहां तक देखना चाहता है, माने जहां तक ये देख सकता है, ये क्या है, इसका दूर बिंदु है। यानी यहाँ तक की वस्तु का प्रतिबिंब जैसे, यानी यहाँ का प्रतिबिंब बनेगा। ये जो चश्मा लगाया है ना, उस चश्मा से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दूर बिंदु यानी प्रतिबिंब दूरी निकालना है। आपको भी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है भी का मान, क्योंकि जब चश्मा लगाए थे क्या करेगा वस्तु, अच्छा बताइए एक्चुअली में ये कहाँ की वस्तु को देखना चाहता है, चश्मा लगा ली, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम अनंत तक की वस्तु को देख पाए। यानी वस्तु दूरी क्या होगा, यू का मान होगा अनंत, यू का मान क्या होगा अनंत, यानी माइनस में तीन प्रकार माइनस में लेते हैं। हमें निकालना है भी, क्या निकालना है भी। अब बताइए यू दिया है, भी निकालना कब निकलेगा, जब एफ का मान पता हो तब निकलेगा। तो पावर दिया है तो पावर की सहायता से एफ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो एफ का फॉर्मूला होता है 1/p, 1/p, p का मान होगा -2, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर पता कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर। तो एफ का मान आ गया -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ रख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र 1/v - 1/e = 1/f, 1/v, हमें v का मान निकालना है, माइनस यू का मान दिया -∞, 1/f, f का मान कितना दिया है बाबू 50 सेंटीमीटर, दे लीजिए -50, ये कितना गया 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/∞ होता है 0, -1/50। इसको उल्टा कर दे क्या होगा, v का मान आ गया -50 सेंटीमीटर, यानी इसका दूर बिंदु कितना पर होगा, 50 सेंटीमीटर पर होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दीजिए। यानी 50 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा तो इसे दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो मान लेते हम यहाँ तक की वस्तु देख पा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक की वस्तु देख पा रहे हैं, इसके दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे। अब हमको ये दूर की वस्तु देखना है, यदि हम चश्मा लगाए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया तो दिखाई देगा। तो जानिए जो दूर बिंदु है क्या है, वो प्रतिबिंब दूरी है चश्मा लगाने के बाद। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दें। ये भी क्वेश्चन से मिला था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण पर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इन ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दें। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, μ = 10 IP, इन ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है। अब ध्रुवित प्रकाश हो गया, यानी प्रकाश ध्रुवित हो गया, इस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवण कोण बोलेंगे। तो ध्रुवण कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, आईपी। तो आईपी का मान दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। तो बोला गया पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू इक्वल टू व्हाट। अब तो म्यू निकालना है, तो ब्रूस्टर के नियम में हमने क्या पढ़ा था, म्यू बराबर 10 IP। तो 10 है तो 10, आईपी का मान कितना 60 डिग्री, और 10 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 टिक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 मिनट, म्यू का मान होगा √3, हमको क्या निकालना, अपवर्तनांक निकालना है ना, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करेंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2 डायप्टर एवं -3.5 डायप्टर, ये दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोग की क्षमता क्या होगी, एकदम सिंपल। ये दिया है P1 का मान, ये दिया है P2 का मान, हमें संयोग की क्षमता निकालना है। P का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2, तो दोनों जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 - 3.5 - 1.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होता है, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए देखिए, इसको पता है, आप फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं या थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर सोच सकते हैं। कैसे, आप एक बात पढ़े होंगे, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान क्या होता है, ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है, और नीचे क्या रहता है, बैगनी रंग होता है। नीचे क्या रहता है, बैगनी। अब बताइए, तो ये तो बात सभी लोगों को पता होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन इसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो इसमें सबसे अधिक अपवर्तन किससे हुआ, बैगनी का हुआ है, और सबसे कम अपवर्तन किससे हुआ, लाल हुआ। तो लाल का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक कम है, लेकिन तरंगदैर्ध्य क्या है, अधिक है। इसे क्या निष्कर्ष निकला, अपवर्तनांक कम तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा, अपवर्तनांक कम तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा। अब देखिए क्या लिखा है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, देखिए तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, क्या उल्टा काम करता है। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करेंगे। तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ
अपवर्तनांक का मान घटता है, तो ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट मिल गया, इसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, कहाँ पे, सेम टू सेम सवाल आपको मिल गया था भी गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अभी लास्ट के 3 सवाल है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। देखिए फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं आपको पता है। इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, तो सी टिक करें। अगला क्वेश्चन दिया है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, सबसे नीचे बैंगनी रंग आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक करेंगे। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार करके जो 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपका जो 30 में 25 क्वेश्चन बनाना था, आप जो 25 क्वेश्चन बनाए होंगे सब सही होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।